माँ बाप ने लिया कड़ा फैसला। शुक्रवार का दिन था। दफ्तर और स्कूल में गुरु पूर्णिमा की छुट्टी थी। सब आराम से सो रहे थे। कुसुम जी धीरे से रसोई में गईं और 2 कप चाय बनाकर बरामदे में बैठ गईं और बोली, सुनते हैं चाय बन गई है, आ जाइए बाहर, हल्की धूप है और हवा भी अच्छी चल रही है। अब विटामिन डी के लिए दवाई खाना अच्छी बात नहीं है। जब फ्री में भगवान विटामिन डी बांट रहे हैं तो कमरे में क्यों बैठे हैं? कुसुम जी अपने पति किशोर बाबू से कहती हैं। किशोर बाबू कमरे से बोले, आता हूँ भाग्यवान, 1 कप चाय बनाई हो और बुला तो ऐसे रही हो जैसे चाय के साथ ना जाने और क्या क्या खिलाओगी। सही कहते हैं लोग, कमाऊं पति लाख का और रिटायर पति खाक का। इतना कहकर बाहर बिछी खाट पर आकर बैठ गए। कुसुम जी बोले, ये जो आपने अभी अभी एक जुमला बोला उसकी क्या जरूरत थी? किशोर बाबू बोले, तो क्या गलत बोला भाग्यवान? तुम ही बताओ। एक वक्त था जब चाय के साथ बिस्किट, पकौड़े और कुछ नहीं तो ब्रेड ही सेक कर दे देती थी। अब देखो, सुबह हो या शाम, बस 1 कप चाय, साथ में पानी दे देती हो। वो इसलिए कि अब मैं कमाता नहीं हूँ। कुसुम जी बोली, आपको तो सब पता है, जानते हैं, फिर क्यों अपने मन को दुखी करते हैं और ये सब कहकर मुझे भी दुखी कर देते हैं। अब कहाँ मेरे हाथ में ये सब कुछ है। पहले की बात अलग थी, रसोई और घर सब मेरे हाथ में था, पर अब मैंने तो अपना पूरा साम्राज्य अपने ही हाथों से बहू को सौंप दिया था। पर मुझे क्या मालूम था कि घर में कुछ खाने के लिए बैठे बहू से इजाज़त लेनी पड़ेगी। लोग चाय के साथ बिस्किट डुबाकर खाते हैं, पर यहाँ मीठी चाय में अपने नमकीन आंसू मिलाकर कुसुम जी पी रही थीं। तभी उधर से कुसुम जी की बहू ज्योति अपने बालों को लपेटते हुए आई और बोली, मम्मी जी, एक दिन भी चैन की नींद नहीं सोने देते आप लोग। क्या होता अगर सुबह चाय नहीं पीते? तब से बर्तनों की ठनर मनर की आवाज़ आ रही है। मेरा नहीं तो कम से कम अपने बेटे का ही ख्याल कर लेती। दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर 2 पैसे कमाते हैं। आप लोग की तरह नहीं कि बैठकर खाट तोड़ते हैं। कुसुम जी बोली, बहू, सुबह सुबह लोग राम का नाम लेते हैं। मैंने तो तुम्हें चाय बनाने के लिए भी नहीं जगाया, फिर भी तुम सुबह सुबह ऐसी बातें कर रही हो। ज्योति बोली, आपको पता है ना, पूरा दिन उनके इंतज़ार में मैं भी आराम नहीं कर पाती हूँ। सोचा था आज थोड़ा सो लूँगी, पर आप लोगों से वो भी देखा नहीं गया। किशोर बाबू बोले, बहू, तुम्हारी नींद खराब हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगर तुम संजय बेटा के लिए दिन में जागती हो तो अपना पत्नी धर्म निभाती हो, कुछ घंटे पति के लिए जागती हो तो इतनी तकलीफ। इस माँ ने कई रातें अपने बेटे के नींद के लिए कुर्बान की है, क्या उसका कोई मोल नहीं है? इसने तुम्हें नहीं जगाया कि तुम्हारी नींद खराब ना हो जाए, फिर भी तुम इस बेचारी को सुना रही हो। ज्योति बोली, छोड़िए, मुझे आप लोगों से बहस नहीं करनी, वरना बेकार में बात का बतंगड़ बनेगा, जिसके लिए ना तो मेरे पास वक्त है और ना ही आपके बेटे के पास। इतना कहते हुए ज्योति वहाँ से चली गई। किशोर बाबू और कुसुम जी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। करीब 9 बजे संजय जगा। ज्योति ने मुस्कुराते हुए उसे चाय दिया और बोली, नाश्ते में क्या बनाऊं? संजय बोला, आज छुट्टी है, मैं बाहर से कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। वैसे भी कहाँ हर रोज़ तुम्हें आराम मिलता है। संजय के इतना कहते ही ज्योति खुश हो गई और फ़ोन लेकर एक किनारे बैठ गई। संजय भी अपने फ़ोन में लगा था। तभी कुसुम जी आई और बोली, बेटा संजय, मेरी एक बात सुनो। संजय फ़ोन में इतना लीन था कि कुसुम जी के 3-4 बार कहने पर भी नहीं सुना। किशोर बाबू अपनी कड़क आवाज़ में बोले, संजय, तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कह रही है। संजय ने मुड़कर पीछे देखा और बोला, बाबूजी, अगर मैं नहीं सुन रहा हूँ इसका मतलब कुछ ज़रूरी काम कर रहा हूँ। आप लोगों की फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। किशोर बाबू बोले, बेटा, एक तो वैसे भी तुम्हारे पास हमारे लिए
वक्त नहीं होता। आज छुट्टी का दिन है तब भी क्या तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं है? ज्योति भी गुस्से भरी नज़रों से कुसुम जी की ओर देखी तो कुसुम जी किशोर बाबू के कंधे पर हाथ रखकर बोली, जाने दीजिए, हो सकता है ज़रूरी काम कर रहा होगा। ज्योति बोली, देख लिया आपने, एक दिन जब आपका इन लोगों के साथ वक्त नहीं कटता तो मेरे बारे में तो सोचिए, पूरा दिन मैं कैसे अपना समय काटती हूँ। आप आराम से चाय पीजिए, देखती हूँ इनको। ज्योति उठकर चारपाई के पास गई और बोली, बताइए क्या तकलीफ है आप दोनों को? क्यों नहीं हमें 2 पल के चैन से बैठने देते? कुसुम जी बोली, बहू कोई परेशानी नहीं, बस ये कह रही थी कि संजय बाहर से खाना लाने की बात कर रहा है, पर बाहर का खाना तो हम दोनों खा नहीं पाते। ऊपर से 9 बज चुका है, इनकी दवाई लेने का वक्त हो गया है, अगर तुम घर में ही कुछ बना देती तो। ज्योति बोली, बस अपने सुख से मतलब है आप दोनों को, 2 पल हमें चैन से बैठने नहीं देते। ऊपर से ये उम्मीद कि मैं आपके लिए घर में खाना बनाऊंगी। अगर इतनी ही दिक्कत है तो अपने लिए 4 रोटी बना लीजिए और कल रात की दाल रखी हुई है उसके साथ खा लीजिए। इतना कहते हुए ज्योति वहाँ से चली गई। माँ बाप उम्मीद भरी नज़रों से बेटे की तरफ देखते हैं। बेटा फ़ोन में देखते हुए चला गया। कुसुम जी अपने आंसुओं को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए किशोर बाबू से बोली, सुनिए, मैं रोटी बना देती हूँ, या फिर देखती हूँ अगर फ्रिज में ब्रेड होगा तो वो सेक दूंगी। कभी कभी हल्का फुल्का नाश्ता भी करना सेहत के लिए अच्छा होता है। किशोर बाबू मुस्कुराते हुए पत्नी को देखते और सोचते, क्या से क्या हो गई जिंदगी बच्चों के मुंह में। हर रोज की लगभग यही कहानी थी। आज तो बेटा था, जब उसके सामने माँ बाप की ये स्थिति थी तो उसकी अनुपस्थिति में बेचारे बूढ़े माँ बाप की क्या दशा होती होगी, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। कुछ रोज बाद ज्योति अपनी किसी सहेली के किटी पार्टी से लौटी तो उसने शाम में कुछ बनाया नहीं था। कुसुम जी चुपचाप रसोई में गईं, फ्रिज खोला। जैसे ही ब्रेड का पैकेट निकालने लगी तो ज्योति पीछे से बोली, मम्मी जी, लगता है ब्रेड खाने की आपको लत लग गई है। काजल बेटी का स्कूल खुल गया है, वो सुबह सुबह ब्रेड बटर खाकर जाती है। अब अगर आपने अभी ख़त्म कर दिया तो सुबह मैं कहाँ से लाऊंगी? सुबह की रोटी बनी हुई है, सब्जी भी बची हुई है, उसे खाकर ख़त्म कीजिए। क्यों अनाज बर्बाद कर रही हैं? बेचारी कुसुम जी चुपचाप सुबह का खाना गरम की और किशोर बाबू के पास ले गई। किशोर बाबू चुपचाप खा लिए पर उनकी आंखें भर आई। कुसुम जी ने देखा और बोली, सुनो जी, अब बर्दाश्त नहीं होता। आपको पेंशन मिलता है पर आप वो पैसे अपने बेटे बहू के डर से खर्च नहीं करते कि लोग कहीं बेटे से सवाल ना करें कि बुढ़ापे में माँ बाप का खर्चा नहीं उठा पाते। उनके साथ रहने से क्या हमारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी? इससे बेहतर तो आप मुझे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आइए। अपना दुख तो फिर भी मैं सह लूँगी, पर आपका मुरझाया चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। इतना कहकर कुसुम जी फूट फूट कर रोने लगी। किशोर बाबू कुसुम जी के आंसू पोंछते हुए बोले, कुसुम, कल का सुबह तुम्हारे लिए नई रोशनी लाएगा। मैं वचन देता हूँ, तुम्हारी आंखों में एक आंसू नहीं आने दूंगा। वो चुपचाप रूखी सूखी खाए और पत्नी को कुछ देर में आता हूँ कहकर घर से बाहर निकल गए। किशोर बाबू के घर को छोड़कर 4 घर बाद उनका एक पुराना मित्र कमलेश गुप्ता रहते थे, जिनसे वो हर रोज मिलते थे। वो उनके हालात के बारे में सब कुछ जानते थे। उन्होंने अपनी आप बीती उन्हें बताई। गुप्ता जी बोले, यार किशोर, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, करीबन यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक सोसाइटी बन रही है जहाँ हमारे पुराने कई मित्र रह रहे हैं। कुछ बच्चों के साथ रह रहे हैं, कुछ अकेले रह रहे हैं।
मैंने भी कुछ पैसे लगाकर वहाँ घर ले लिया है और इस घर के निचले हिस्से में बैठा रहेगा और ऊपरी हिस्से में किराया लगाकर जा रहा हूँ। उसी किराए से महीने का खर्च भी निकल जाएगा। तुम वहाँ घर क्यों नहीं ले लेते? तुम्हारे घर के तो अच्छे दाम मिल जाएंगे। किशोर बाबू बोले, कमलेश तुम मेरे सामने अभी उस बिल्डर को फ़ोन करो और पूछो कितनी जल्दी मुझे घर मिल सकता है और इस घर को बेचने की बात चलाओ। मैं जल्द से जल्द इस घर से निकल जाना चाहता हूँ। बस याद रखना ये बातें हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। कमलेश जी ने तुरंत बिल्डर से किशोर जी की बात करवाई और सब तय करवा दिया। कुछ घंटे बाद किशोर जी घर लौट कर आए तो ज्योति दरवाजे पर थी। बोली, बाबूजी ये क्या नया शौक पाल लिया है? ये कोई घर आने का समय है? किशोर बाबू ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप कमरे में चले गए। कुसुम जी ने जब पूछा तो किशोर बाबू ने सब धैर्य रखने को कहा और कोई जवाब नहीं दिया। करीब करीब 15-20 दिन बाद कमलेश जी का फ़ोन आया। उन्होंने पूरी बात बताई। किशोर जी मुस्कुराकर कुसुम जी को बोले, इस घर में कुछ अच्छी यादें तो नहीं हैं, तो जो थोड़े बहुत तुम्हारे कपड़े और अम्मा बाबूजी की तस्वीर है, एक अटैची में रख लो। फिर उन्होंने पत्नी को सारी बात बताई। कुसुम जी घबरा रही थी। किशोर बाबू बोले, घबराती क्यों हो? तुम्हारा पति अभी जिंदा है। जिन बच्चों के लिए तुम्हारे अपनी रातों की नींद गंवाई हो, जब उनके पास तुम्हारे लिए वक्त ही नहीं तो इस घर में हम रहकर भी क्या करेंगे? शाम में कमलेश जी के साथ कुछ लोग आए। ज्योति ने बहुत हंगामा किया और संजय को फ़ोन लगाया। उन लोगों ने पूरा घर देखा। कुसुम जी और किशोर बाबू ने कागज़ पर दस्तखत कर दिए। उतनी ही देर में संजय लौट कर आया। जब तक संजय को सारी बात पता चली, किशोर बाबू ने अपना काम कर दिया। बिल्डर ने बताया, फ़िलहाल एक घर तैयार है, आप कुछ दिनों के लिए उसमें शिफ्ट हो जाइए। करीब 1 महीने बाद आपका फ्लैट भी तैयार हो जाएगा। हम आपको उसमें शिफ्ट करवा देंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। संजय ने पूछा, बाबूजी ये सब क्या चल रहा है? क्या कोई कुछ बताएगा? किशोर बाबू बोले, तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त कहाँ है? अब तुम कहते हो तो बता देता हूँ। ये घर मैंने बेच दिया है और अपने लिए एक नया घर भी खरीद लिया है। आज के आज हम उस घर में शिफ्ट हो रहे हैं। पेंशन मिलता है और घर खरीदने के बाद जितने पैसे मेरे पास बचे हैं उनमें से तो मेरा जीवन भी कट जाएगा और अंतिम क्रियाक्रम भी हो जाएगा। तो हमारा साथ इतने दिनों तक का ही था। जयराम जी की इतना कहकर किशोर बाबू ने कुसुम जी का हाथ पकड़ा और नए सफ़र पर निकल पड़े। पीछे से बेटा बहू कहने लगे, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कोई माँ बाप अपने बच्चों के साथ कितना बुरा कैसे कर सकता है? कुसुम जी का एक पल को रुकी और बोली, जो तुमने हमारे साथ किया है अभी तो उसका फल भोगना तुम्हें बाकी है और वो फल तुम्हारे बच्चे तुम्हें देंगे। हमने तो अपना क्रियाक्रम तक का इंतजाम कर लिया, तुम अब अपना सोचो। इतना कहकर वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए निकल गईं और फिर कभी मुड़कर उन रिश्तों को याद नहीं किया जिन्होंने ना तो कभी वक्त दिया ना कभी सम्मान। मित्रों, मैं ये नहीं कहती कि सभी बच्चे बुरे होते हैं, पर जिन पर बीती है उस माता पिता के कष्ट को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या किशोर बाबू ने अपने बेटे के साथ अन्याय किया या उनका फैसला सही था? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।